अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का दिन भी खासा भरपूर रहा क्योंकि सियासी गठजोड़ के हवाले से एक सबसे अहम सवाल जो आज भी और पिछली नशिस्तों की तरह आज भी टेबल करना जरूरी है, उसके ऊपर बात होनी जरूरी है कि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे इस साल, जो कि यकीनन होने हैं, उनमें सियासी खदोखाल किस तरह का होगा, क्या मुतवक्के है, इसके ऊपर बात होगी। क्योंकि आज परवेज इलाही साहब को, चौधरी परवेज इलाही जो कि इस वक्त पीटीआई के सदर हैं, उनको बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके लिए तगोदौ गिरफ्तारी की पहले से की जा रही थी। आज वो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन यकीनन ये मनाजिर किसी को भी देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। एक उम्र दराज शख्स को इस तरह से उठाकर गिरफ्तार करना, पार्टी वाबस्तगी, किसी भी जो भी बिलीफ्स हैं या पार्टी की जो भी आपकी एक लाइन है उससे बालातर होकर ये किसी के साथ भी अच्छे मनाजिर नहीं लगते हों। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वजह है जो कि इस तर्ज की गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं। जो प्रेशर की बात की जा रही है, दबाव की बात की जा रही है, क्या वो बातें इसी वजह से, इन चीज़ों से, इन विजुअल से मजीद वो पक्की हो जाती हैं, पुख्ता हो जाती हैं कि वाकईतन प्रेशर है जिस वजह से इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। मोनिस इलाही, उनके साहबजादे ने उसके बाद ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो अभी भी उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद हैं, खड़े हुए हैं। उनके वालिद और उनके हवाले से ये ट्वीट उन्होंने कल भी किया था, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग पीटीआई को छोड़कर गए हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे एक रेत का ढेर हो, उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिखर गई है जब उनके ऊपर मुश्किल आई। और चंद रोज की भी मुश्किल यकीनन बर्दाश्त नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वो लोग छोड़कर गए हैं जो कि उनके बानी रहनुमा थे, कई वो लोग छोड़कर गए हैं जो जेल भी नहीं गए थे और जेल जाने से पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फवाद चौधरी साहब की भी अगर बात कर लें तो वो भी जेल से कई रोज उनको हो गए थे बाहर आए हुए, जिसके बाद उन्होंने पार्टी अपनी छोड़ने का ऐलान किया और सियासत छोड़ने का ऐलान किया। और फिर उन्होंने कल एक बड़े अनोखे और दिलचस्प अंदाज में उन्होंने अपना एक कम बैक भी दिखाया और पीटीआई के खिलाफ कम बैक दिखाया। ये अब किसी को एम्बिग्विटी इसमें नहीं रहनी चाहिए कि उनका कम बैक किस लाइन पर था। खैर, इसके ऊपर बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि जी उस शख्स से, काफ़ी तवील ट्वीट है और इमरान खान साहब के ऊपर बड़े संगीन ऑब्वियसली उनके एलिगेशंस हैं। वो कहते हैं उस शख्स से तो बात करने का तसव्वुर ही नहीं है जिसने हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को निशाना बनाया हो और जो कि इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करे। इस शख्स के ऊपर बात ट्वीट भी दिखाई जाए वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जिसमें वो ये तमाम बातें करते हैं। उन्होंने फाउल लैंग्वेज भी इस्तेमाल करने का गिला किया अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस, लोगों को बरगलाना, इंसाइट करना वायलेंस के लिए, जो कौमी इदारे हैं उनको अटैक करना, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, फौजी तनसीबात पे अटैक करना, शहदा के मोन्यूमेंट्स को मार गिराना, वगैरह वगैरह। ये तमाम तर उन्होंने एक्सट्रीम्स बताई जो कि अपनाई गई थी और उन्होंने कहा है कि इनसे तो बात करने का सवाल या तसव्वुर ही नहीं हो सकता। बिलावल साहब ने भी आज इसी तरह की कुछ मिलती जुलती बात की। जब उनसे एक उनकी वॉक के दौरान एक रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने भी इसी तरह का कुछ जवाब दिया। वो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द शो चलाएंगे। खैर, इन तमाम अहवाल पे बात रहेगी। क्या परवेज इलाही साहब अपना साथ उसी तरह से जारी रखेंगे या फिर वो पीछे हट जाएंगे, एक रेत के जो पहाड़ हैं उनकी मानद बिखर जाएंगे जैसे कि दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नजर आते हैं। इसके ऊपर बात रहेगी और साथ साथ अच्छी बातों का भी होना नाजरीन बड़ा जरूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी, नेगेटिव बातें बहुत तवातुर के साथ की जाती हैं। तो अच्छी बात इसमें यह है कि कल बैनुल अक़वामी सतह पर जो खाम तेल की कीमतों में कमी हुई उसको अच्छी तरह से यहाँ लोकल सतह पर पास ऑन किया गया। 8 रुपए तक का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रिलीफ है वो मिला। और इस कमी के बाद एक और जो इसके बाद एक अच्छी खबर थी वो ये थी कि आज काफी हद तक जो पाकिस्तानी रुपया है उसकी कदर बनिस्बत डॉलर के मुस्तहकम हुई है। ओपन मार्केट में भी डॉलर को एक बड़ा झटका लगा है। तो ये कुछ अच्छी खबरें हैं, यकीनन इनका भी आना जरूरी है। और हुकूमत वक्त कहते हैं कि अब चूंकि वो जो अफरा तफरी थी वो खत्म हो गई है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है, तो इसलिए अब अच्छी खबरें, खुशखबरियां अवाम को मिलेंगी। क्या वाकईतन अवाम को खुशखबरियां मिलने वाली हैं? और दूसरी तरफ ये कि जो अदालत की तरफ से पीटीआई के लिए जो कुछ रिलीफ हम पहले भी देखते थे उनका सिलसिला आज भी हमने देखा, क्योंकि 3 MPO का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल हो गया है। सिंध हाईकोर्ट ने भी कहा है कि तमाम जो नजरबंद शहरी हैं उनको रिहा किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने भी कहा है कि पीटीआई कारकुनों को जो वो नजरबंद हुए हुए हैं उनको कलअदम करार दिया गया है और कलअदम करार देने के बाद उनकी रिहाई का भी हुक्म दिया गया है। क्या ये रिहाई हो पाएगी? क्या इस रिहाई को अमली जामा पहनाया जा सकेगा? तमाम अमूर पे फौरी तौर पे मैं अपने मोअज़्ज़ज़ पैनल का रुख करती हूँ। बहुत डेकोरेटेड गेस्ट पैनल मेरे साथ मौजूद है। यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ फरमाए शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट हैं, सूबाई वजीर हैं सिंध की, साबिक डिप्यूटी स्पीकर एज वेल फॉर द सिंध असेंबली एंड ऑफ कोर्स अ वेरी सेलिब्रेटेड पॉलिटिशियन। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपकी तशरीफ आवरी के लिए। वेरी हैप्पी टू सी यू इन इस्लामाबाद। नाजरीन, मेरे साथ पूरी इस बात में नई रिवायत है, अच्छी बात।
नई रिवायत है और देखते हैं आगे और क्या क्या नई रिवायतें हैं जो डलने वाली हैं। इस नोट पे बड़ा वार्म वेलकम। और वजाहत मसूद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं पूरी गुफ्तगू में। सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तज्जिया निगार हैं, बड़ा बेबाक और बरमला अपना तज्जिया हर दौर में रखा है वजाहत साहब ने आगे। शुक्रिया वजाहत साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल। और नाजरीन, तारिक मतीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, और आपका भी एक और बहुत बरमला बेबाक निडर तज्जिया हमेशा से रहा है, और ये आज आप हमारे प्रोग्राम में भी इसी से रौनक बख्शेंगे। आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद तारिक भाई, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। महमूद मौलवी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे शॉर्टली, जिन्होंने कल ये बहुत तड़कती फड़कती प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब के हमरा। उन्होंने कहा पीडीएम के हाथों अवाम को यरगमाल नहीं बनाया दिया जा सकता। ना सिर्फ पीडीएम बल्कि पीपल्स पार्टी, उन्होंने जरदारी साहब का भी नाम लिया क्योंकि पीडीएम का उस तरह से हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी। तो उन अहवाल से जानेंगे महमूद मौलवी साहब के कि आखिर चल क्या रहा है, क्या क्या इरादे हैं जो कि ये नया इत्तेहाद बनने जा रहा है और किस तरह से बनने जा रहा है, उसके क्या खदोखाल होंगे। शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगे। शैला साहिबा, मैं बात का आगाज आपसे करना चाहती हूँ। बिलावल साहब की पहले बात सुनते हैं और फिर उसी के साथ इस कंटिन्यूटी में मैं आपकी जानिब आती हूँ। बिलावल साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया पीटीआई के मुतालिक जो सवाल था, सुनिएगा। चेयरमैन साहब ने एक बार फिर कारकुनान को एहतजाज के लिए तैयार रहने को कहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे वो कह रहे हैं पाबंदी लगने जा रही है। दहशतगर्दों के बारे में बात नहीं कर रही। उन्होंने कहा बड़ा मुख्तसरन शैला साहिबा कि मैं दहशतगर्दों के बारे में बात नहीं करता। आपके सियासी हरीफ कहते हैं कि अभी तो ट्रायल भी नहीं हुआ, अभी तो मामला एक जेरे ट्रायल है, आपने उनको पहले ही दहशतगर्द करार दे दिया। ये नहीं है कि हमने दहशतगर्द कहा। असल बात यह है कि बाकायदा जियो फेंसिंग के जरिए ये लोग पकड़े गए, इनके चेहरे पहचाने गए हैं, वो इकरार कर रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये तौजीह देना कि मुझे रेंजर्स ने पकड़ा था तो मेरे कारकुन क्या करते, उन्होंने जाके ये कर दिया। और फिर क्या इनके मुराद सईद से लेके लोगों की आवाजें नहीं है कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, जो जगह आपको बताई गई बिल्कुल ये बाकायदा एक प्लान जो है तरीके से काम किया गया। तो हम तो नहीं पकड़ रहे ना, जिनके पास ये तमाम सिस्टम मौजूद है कि वो जियो फेंसिंग कर सकें, तरीका कर सकें, उसके बाद लोगों को किया जा रहा है गिरफ्तार। और बाकी जिनको समझा जा रहा है कि इन्वॉल्व नहीं है उन्हें छोड़ा भी जा रहा है। तो एक बात आपने परवेज इलाही के हिसाब में कही, जब तक वो इमरान साहब के साथ नहीं थे वो कहते थे सबसे बड़ा डाकू है पंजाब का। अब पाकिस्तान का और पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में कानून होता है कि आपके ऊपर कोई केस बना है, आप पुलिस को मतलूब हैं या इदारे को मतलूब हैं, आप पेश हो जाएं। और इमरान साहब को तो पहले होना चाहिए था पेश, जो उन्होंने ये हरकत की है, क्योंकि वो कहते थे हम रियासत मदीना बनाएंगे और वो खुद दाई थे उसके। और वो ये कहते थे कि जब एहतसाब शुरू होगा तो मैं कहूंगा सबसे पहले मुझसे शुरू करो। तो आपसे शुरू होना था, तो ये होना था जो 9 मई को हुआ। तो ये एक तो बात निकाल दें सब जहन से कि परवेज इलाही को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो पीटीआई में, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक तरीक़ाकार है। और जहां तक उम्र की बात है तो अगर किसी बड़ी उम्र में कोई क्राइम हुआ है तो क्या उसको नहीं पकड़ा जा सकता? मैं पिछले हफ्ते लाहौर में थी, मुसलसल इनको कोशिश की जा रही थी गिरफ्तार किए जाने की। जब आप गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, गिरफ्तार हो, अदालत में पेश हो, आप जो है बेगुनाह होंगे तो आप वापस हो जाएंगे। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आप हर सतह पे इदारों को बदनाम कर रहे हैं। कभी जब मर्द पकड़े जाते थे तो कहा जाता था बेलिबास करके मारा गया, अब खवातीन के लिए आप शुरू हो गए कि उनको रेप किया है। तो ये तरीका नहीं है, इस तरीके से नहीं। मैं बल्कि आज यहाँ बैठी हूँ, सिंध पुलिस को मुबारकबाद देती हूँ। हमारी सईदाबाद से बच्ची खोई हुई थी, मशल दिसंबर से 2022 से बाजियाब हुई है। हमारी बड़ी मीटिंग्स होती रहती हैं, मेरी बहुत होती हैं। मैं बहुत मुबारकबाद की बात भी है, जाहिर है। मैं रैश हो जाती हूँ अपनी पुलिस पे, मैं बहुत नाराजगी का इजहार करती हूँ। मैं उनसे जितना भी नाराज हो जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो खवातीन का रेप करेंगे। ये बहुत गलत बात है,
बड़ा इल्जाम है, नहीं बहुत लगना बड़ा चाहिए इल्जाम था। और मैं समझती हूँ कि इनकी खवातीन को एहतजाज करना चाहिए कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। अच्छा, मतलब कि लीडरशिप, उनकी पीटीआई की लीडरशिप ये बात कर रही है, तो खवातीन एहतजाज करें। बिल्कुल, खवातीन एहतजाज करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो एक सियासी कैदी हैं, अगर उनसे कोई गलती हुई है, कोई सियासत में जज्बात में उन्होंने की है, तो उनकी इज्जत तो है ना माशरे में। हाँ, और शैला साहिबा वो तो उल्टी बात ये कर रहे हैं कि भाई अगर कोई जेन्युइन खुदा ना खास्ता किसी के साथ इस तरह की हरकत हुई है, तो वो भी अब आने से 100 दफा पहले सोचेंगे, कतराएंगे कि भाई हम पे तो पहले ये इल्जाम लगा दिया है कि हम प्लांटेड हैं गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं, देखिए, अगर लगाया है तो इल्जाम तो लगते हैं, हुकूमत तो लगाती है। असल बात यह है, जैसे राणा कि- साहब ने जो रात गए वो हाँ, प्रेस टॉक की थी। लेकिन असल बात यह है कि जियो फेंसिंग के बाद उन पे क्या चीज आई है सामने। इल्जाम भी लगते हैं, लोग 11.5 साल बगैर सजा हुए वे कोर्ट की तरफ से जेल में भी रहे, जरदारी साहब की जबान बात भी कर रहे हैं, काटी गई है। हाँ। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, मुझ पे डबल मर्डर केस था, 27 दिन सीआईए सेंटर में रही थी, अल्लाह 4 माफ करे। दफा जो है वो 15 दिन में अरेस्ट हुई थी और 4.5 महीने जेल में रही थी। एक ऐसे डबल मर्डर बात सही केस है, था, हाँ। एक बॉन्डी इल्जामात लगाए वेपन जाते हैं। सप्लाई का था। मैं मेरे घर पे आ गई सीआईए तीसरे टाइम के, आपको जी बुला रहे हैं, मैं चली गई। आपने कोई फादर अपनी मेरे साथ गिरफ्तारी गए। रेजिस्ट नहीं की या क्या जो करती, लोग आए कहाँ थे? जाऊंगी? हाँ, छुप कहाँ गए। जाऊंगी? मुझे फेस करना है, मुझे प्रूफ करना है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, और मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात वैसे है तारिक मतीन साहब, इसके ऊपर जरा फरमाइएगा आप, आपका क्या व्यू पॉइंट है कि अगर एक मुल्क है जिस निजाम के तहत हम सब रहते हैं, उस निजाम के तहत बहुत सारे लोगों पे सियासी इल्जामात लगे और बहुत अजीब तरह के लगे। नवाज शरीफ साहब पे आपको पता है तैयारा अगवा करने का इल्जाम, हाईजैकिंग का इल्जाम लगा, शैला साहिबा ने अपना इल्जाम गिनवाया। इस तरह के जाहिर है जरदारी साहब ने भी साल जेल काटी है, कुछ आगे से एंड में कुछ भी नहीं निकला। तो खान साहब भी जाहिर है अगर इन हालात में साबित कदम रहे, लीडरशिप रहे, लेकिन खान साहब तो ऑब्वियसली अपने अरेस्ट को भी उन्होंने अवॉइड किया। उन्होंने कहा मेरी जान को खतरा है, ये मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे, ये खुदा ना खास्ता मेरे कत्ल की साजिश है। और सेकेंडली पीटीआई का हर बंदा तकरीबन चंद रोज बाद जेल जाने के, पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देना, फिर प्रेशर या दबाव की बात बाद में करना, वो भी बड़े ढके छुपे से अल्फाज में। क्या ये तर्ज अमल ठीक है किसी सियासी जमात के लिए? मतलब इस तरह से हकीकी आजादी मिलनी थी? सही, बहुत शुक्रिया। और चलिए, एक अच्छी बात है, मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन मुमकिन तौर पर पैमरा का जो नोटिफिकेशन था शायद वापस हो गया, क्योंकि अच्छी बात है कि आपने इमरान खान साहब का अपने इंटरव्यू में नाम लिया, उनकी गुफ्तगू हुई, शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट की बात हुई, ट्वीट दिखाया, तो इमरान खान साहब का नाम तो टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, विच इज वंडरफुल। ये सियासतदानों के साथ नहीं होना चाहिए कि किसी का इस तरह से ब्लैंकेट बैन हो जाए, ये एक अच्छी चीज है। दूसरा, इसके बाद जो है हकीकी आजादी, तो हकीकी आजादी जो है वो क्या हमारी सियासत में जिस चीज को कहा जा रहा है वो तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें मांगती भी नहीं। क्या हमारे यहाँ ही ईंट से ईंट बजाने की बात नहीं हुई? क्या हमारे यहाँ ही इमरान खान हमारा मुकाबला तुमसे नहीं है, तुम्हें लाने वालों से है, और तुम तो बच्चे ये हो, नवाज बच्चे, शरीफ साहब ये ने कहा था नवाज शरीफ खलाई के मखलूक से अल्फाज मुकाबला है। ये मियां नवाज शरीफ के अल्फाज नहीं रहे, ईंट से ईंट बजाने वाले अल्फाज हमारे सामने नहीं है। क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के अल्फाज के इस इबारत में यहाँ पर गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है, हमारे सामने नहीं है। अभी यहाँ बात की गई कि जरदारी साहब की जबान काटी गई, जरदारी साहब की जबान किसने काटी थी? क्या वो लोग आज बाहर गिरो शकर नहीं है जिन्होंने जरदारी साहब की जबान काटी थी, जिन्होंने जरदारी साहब को जेल के अंदर रखा था? क्या आज वो गले मिले हुए नहीं है सियासत में? और एक और बात, ये जो दो निगरान मिले हुए, बात ये हो रही है कि सामने आए, मुकाबला किया। मेरा पहला आपस से सवाल ये है कि इन दो निगरां हुकूमतों का इस वक्त स्टेटस क्या है? मोहसिन नकवी की हुकूमत का, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस वक्त स्टेटस क्या है? मैं ये भी जानने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, क्या लीगैलिटी क्या है जब वो मुद्दत खत्म हो गई है, जो 90 दिन का टाइम था? सही है, इलेक्शन जब तक ना हो, जब तक इलेक्शन ना हो वो उसको भी कोट करते हैं। जाहिर है शैला साहिबा कोई कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे इसका जब जवाब इलेक्शन ना हो, और है ना, 90 दिन इसका भी तो स्टेटस पता चलना चाहिए कि 90 दिन क्या सिर्फ पंजाब की हुकूमत के लिए थे, केपी के लिए नहीं थे। और इसका भी स्टेटस पता चलना चाहिए कि एक वजीर आला का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो असेंबली होती है। अगर उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो 99% ये कह रहा है कि आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करो, तो फिर गैर आईनी है उसका डिसॉल्व करना। इसका जवाब फरमा दे तारिक साहब, फिर मैं बजाज साहब। बिल्कुल गैर आईनी है। उसने सिग्नेचर कर दिया, गैर आईनी कहाँ से हुआ? उसी के देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल गैर आईनी है। आपका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो राजी नहीं है कि आप असेंबली। उनके बयान मेरा ख्याल है रेफर कर रही है शैला साहिबा के जो बयान थे परवेज इलाही साहब का
بیان بتا رہی ہوں کہ انہوں نے پہلا رضا کہا کہ 99% ممبرز نہیں چاہتے، یہاں تک کہ جب وہ فواد چودھری جو کہ کوئی نئے لیڈر بننے والے ہیں، جب وہ اریسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا اس موٹے نو پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میری اسمبلی نہ جاتی. بلکہ ہم پارٹیوں پہ بات کریں گے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی، یا ان کے سگنیچرز پہ بات کریں گے جن کی قانونی حیثیت ہے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وزیر اعلیٰ اس طرح اسمبلی نہیں توڑ سکتا. کیسے؟ جب اس کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ اس کے ممبرز ہیں، اس کے ممبرز نے اس کو انڈورس کریں گے تو توڑیں گے. جب وہ کہیں توڑو تو توڑی جائے. اچھا میں یہ پوائنٹ آگے لے جاتی ہوں. وجاد صاحب آپ کا اس پہ کیا ویو ہے؟ طارق صاحب اوبیسلی ان کا ڈفرنس ہے پورے کرنے سے، یہ بات ہے. جی پوچھتی ہوں میں. طارق صاحب آپ کی ٹرن آتی ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف لوٹتی ہوں، آپ اس کا بالکل بھرپور جواب فرمائیے گا. وجاد صاحب آپ کا کیا ویو ہے؟ ابھی تو ایک بڑا سٹارک ڈفرنس آف اوپینین آیا ہے. اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا سر، یہ پی ٹی آئی مطلب بطور سیاستدان دو باتیں آ رہی ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے اوپر ایسا پریشر تھا بے تحاشا جو کہ تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، اس وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا پارٹی. پی ٹی آئی کی تاریخ جو ہے نا وہ تو بہت مختصر ہے. وہ 11 اکتوبر 2011 سے شروع ہوتی ہے. 96 ہے سر؟ جی 96 سے جماعت چلی آ رہی تھی نا. اس میں پھونک ہوا جو ہے وہ تو 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے بعد ہے نا. ان کی تاریخ بہت مختصر ہے، ہماری آزمائش طویل ہے. دیکھیے میں آئین کا معمولی طالب علم ہوتے ہوئے آپ سے 2 نکات عرض کیے دیتا ہوں. ہم نے ایک عجیب الخلقت بچہ اپنے آئین میں رکھ دیا ہے جسے کہتے ہیں نگران حکومت. نگران حکومت کا تصور اور وزیر اعلیٰ کا یہ جمہوری حق کہ جب وہ چاہے تو وہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے، یہ باہم متصادم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کسی بھی انتخابی ٹینیور میں کوئی ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسمبلی توڑ دے، اور وہ اس لیے توڑ دے کہ اس کے اتباع میں جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے قومی اور دیگر جو صوبائی اسمبلیاں انہیں بھی ڈیزالو کرنا پڑ جائے. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک صوبہ جس میں 155 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جو پنجاب ہے، وہاں پہ تو 5 برس کے لیے حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اور کے پی کے میں 5 برس کے لیے حکومت بیٹھی ہوئی ہے. اور سندھ اور بلوچستان کا کیا قصور ہے کہ وہاں نگران حکومت ہوگی؟ کیا جو قومی اسمبلی کے بعد ازاں انتخابات ہوں گے وہ پریجوڈس نہیں ہو جائیں گے پنجاب اور کے پی کے کی سطح پہ؟ تو دیکھیں یہ ایک آئینی ہم نے گرہ ڈال دی ہے، اسے ریزالو کرنا پڑے گا آئین کے اندر رہتے ہوئے. یعنی 2 اسمبلیز کو توڑ کر آئینی گرہ پڑ گئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ 2 کے الگ ہوں، علیحدہ ہوں الیکشن. سندھ بلوچستان اور قومی اسمبلی کے الگ ہوں. توڑ دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قومی اسمبلی بھی توڑو اور باقی کی اسمبلیاں بھی توڑو، یہ تو نہیں چل سکتا. اچھا ویسے سنا یہ ہے وجاد صاحب، آپ کے پاس یقیناً بہتر اطلاع ہوگی، سنا یہ ہے کہ جو مذاکرات چلے تھے نا پی ٹی آئی کے اور گورنمنٹ میں کے، ان میں کوئی اس میں اتفاق ہو گیا تھا، اس پہ اتفاق ہو گیا تھا کہ ایک دن انتخاب کروایا جا سکتا ہے قومی اسمبلی کا. کس تاریخ کو وہاں سے عمران خان صاحب، چونکہ I'm sorry to the best of my information and I can always be wrong as a journalist، میری خبر کے مطابق عمران خان صاحب کسی زیر زمین سازش کا حصہ تھے، اور یہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس کا سیاسی زیر زمین سازش کا حصہ تھے. اچھا یہ میں عرض کیے دیتا ہوں، صاف کلیئر بات کرنی چاہیے. یہ بچے اور بچیاں یہ ہمارے اسی ملک کے بیٹے بیٹیاں ہیں جو اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں. لیکن یہ عمران خان صاحب کا سیاسی چہرہ ہے. جو اصل سازش ہوئی ہے وہ بالکل زیر زمین ہے، اس کے بارے میں ابھی پبلک میں بات نہیں ہو رہی، لیکن کلیئر کٹ اس کے آگے بھی کچھ رہ گیا ہے وجاد صاحب، کیونکہ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں. جی بالکل رہ گیا ہے، جی بالکل رہ گیا. ابھی وہ آنا ہے، وہ سامنے آئے گا. اس کے لیے ایک خاص کوئی بین الاقوامی کوئی تانے بانے ہیں، یا مطلب میں یہ سوچنے سے قاصر ہوں کہ اس کے آگے کیا ہو گیا، اس کے آگے رہتا کیا ہے؟ اور مونا بی بی کسی کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود جو ہے وہ ہم خود کافی ہیں اپنے لیے، خود کفیل ہیں. اللہ معاف کرے. یک وقت جو ہے وہ کوئٹہ، ملتان، سرگودا، پنڈی، لاہور، گجرانوالہ، اس طرح سے یہ حملے کیے گئے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ملٹری جو ہمارا اپریٹس ہے اس میں ایک اپہیول پیدا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. ہمارے سامنے تو یہ بچے اور بچیاں ہیں نا جو اس وقت گرفتار ہیں، یا وہ سیاسی رہنما جو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ عصر کے وقت جو ہے وہ اپنا
बल्कि असर से भी पहले ही अपना रोजा अफ्तार फरमा रहे हैं, वो हैं। लेकिन इसके पीछे मामला डिफरेंट है। बहुत सी बातें मुल्क की अच्छा, मफाद में बहुत अहम इंकशाफ किया है आपने वजाद साहब। इसको ब्रेक के बाद मुझे बताया जा रहा है कि हम ब्रेक का चूंकि वक्त है, आगे बढ़ाते हैं इस बात को कि क्या इसके भी आगे कुछ रह गया है आफ्टर अ ब्रेक। या शैला साहिबा इज प्रिवी टू सम इंफॉर्मेशन और एनीबडी एल्स इन द पैनल? तारिक साहब, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल वजाद साहब ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की, और शैला साहब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान भी, कि कुछ मजीद कंपनीज का इंकशाफ हुआ है जो फॉरेन फंडिंग में मुलविस हैं? जी बिल्कुल, आज के अखबारात भरे हुए हैं और उसमें 18 मजीद कंपनियां हैं जिनसे जो है फंडिंग की गई है। और आप ये देखें कि उसमें मुसलसल इमरान साहब टाइम मांग रहे हैं, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने नाराजगी का भी इजहार किया है। तो मामलात इतने सीधे नहीं हैं, और मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें ईंधन बने, और उनकी क्या तरबियत की लीडर ने कि उन्होंने जाके जो है एक दहशत गर्दाना कार्रवाई की पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। तो अब कानून अगर हरकत में आ रहा है तो ये कोई सियासी नहीं है, नहीं होना चाहिए और अभी का एक फॉर्म भी है। अगर कोई लोग पकड़े गए हैं और लेकिन वो अपनी गवाही दे दें मोहल्ले से, इससे उससे, तो उस पे उनको रिलीज भी किया जा रहा है। अगर देखें तो शायद 16 और 11 का कोई तनासुब है इस तरह से, यानी कि 25 या 26 लोग ऐसे हैं, कुछ केपी से और कुछ लाहौर से, जो कि आर्मी एक्ट के तहत दिन पे चलाया जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज्यादा उनको फिर अलग किया गया है बहुत सारे लोगों से, और ये अगर इंतकामी कार्रवाई होती है तो इसमें बहुत सारे नाम आ जाते हैं। लेकिन अगर 25-26 नाम है तो इसका मतलब है कि कहीं पे बहुत सोच समझ के आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अच्छा शैला साहबा, अब ये तमाम लोग जाहिर है बहुत एक भारी लोगों की तादाद है जो कि अब दूसरी पार्टीज का रुख कर रही हैं, नए इत्तेहाद बनेंगे। वो कहते हैं आप लोगों के खिलाफ भी नया इत्तेहाद आ रहा है, जिसका कल फवाद साहब ने अनाउंसमेंट किया है। महमूद मौलवी साहब भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि ज्वाइन करें, अभी साथ ही हमारे हों, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या उनके जहन में है। लेकिन वो होगा आपके खिलाफ, यानी कि ये कि वो कहते हैं आपके भरोसे अवाम को नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से PTI बनाई गई थी हर जगह से मेंबर तोड़ के, तो अब वो कोई आपकी तरफ जा रहे हैं। आइडियोलॉजी तो थी नहीं। अच्छा, हमारे खिलाफ कब नहीं थे? पहली बात यह है कि एक लीडर जो है ना, वो अपने तर्ज अमल से, अपनी गुफ्तार से, अपने किरदार से लोगों को करेज देता है। अभी 15 दिन पहले की अगर मैं एक वीडियो देखूं, कहीं पुलिस नजर नहीं आ रही और एक आदमी दौड़ा दौड़ा भागा भागा फिर रहा है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, वो बता रहा है कि वो जरदारी साहब से निपटेगा। फवाद चौधरी 11.5 साल जेल काटना आसान बात नहीं है। एक पूरा आसाइश कमरे में बंद कर दूं ना, पता चल जाएगा। और ये एक अलग बहस है कि किसने रखा। असल बात ये थी कि अदालतें ही थी ना जिन्होंने बगैर सजा के बंद रखा। कहाँ था इंसाफ? आज अल्हम्दुलिल्लाह M3 MPO के खिलाफ भी फैसले आ रहे हैं। आज बहुत कुछ हो रहा है। आज अदालत से तो काफी रिलीफ पेश नहीं किया, आज फौरन जमानतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, एक दिन भी जेल में नहीं रहे। तो मैं तो हैरान हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। ठीक है, पाकिस्तान का कल्चर बदल रहा है, वरना मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो जो हैं, जब हमारे साथ हम पेश हुए तो उन्होंने बैठ के बात की, तो जज ने कहा आप खड़ी हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं खातून हूँ और मैं 2 दफा मैं इस मुल्क की वजीर आजम रह चुकी हूँ, अब तो गुड टू सी यू होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ। लेकिन ये सबको, आप खुश है? सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, तराजू बराबर होना चाहिए। लेकिन शैला साहिबा आपकी तरफ जो आएंगे उनको क्या, क्योंकि काफी सारे, आपने तो फवाद साहब की स्पेसिफिक बात की ना, काफी सारे ये टूट के आपके पास भी तो आ रहे हैं। देखिए, पहले वो लाल और हरी पट्टी पहनते थे, अब लाल हरी और ब्लैक पट्टी पहनते हैं। बहुत सारे वो लोग जो के 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व नहीं है, और वो अगर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। खुरा ढूंढने जरा पंजाब में निकालिए, मैं कह रही हूँ। अच्छा, हर एक का दादा या बाप पीपल्स पार्टी का था। वाह तारिक वतीन साहब, अब पीपल्स पार्टी की तरफ लोग आ रहे हैं वापस। वो जो आप ताना मारा करती थी, PTI की तरफ से भी बड़ा ताना कसा जाता था कि जी सिंध तक महदूद हो गई। बल्कि मजे की बात है, वजाद साहब और शैला साहिबा हमारे साथ उस प्रोग्राम में थे
जमशेद चीमा तब पीटीआई में होते थे, उन्होंने बड़ा इस पे एक अपना एक पॉइंट बनाया था, बड़ी गंदी जहनियत का मुजाहिरा किया, उन्होंने कहा था कि जी सिंध की, और एक अजीब सी बात भी उन्होंने की थी, बहरहाल सियासी दिवालियेपन का किया था। हाँ, और एक उन्होंने बहुत एक अजीब सा वर्ड भी यूज किया था। लेकिन ये कि अब वो कहते हैं कि अगर वहां पर भी पंजाब के भी लोग आ जाएं उनके पास, वहां पर भी आप पहले ताना मारते थे पीटीआई के लोग कि जी टिकट ही कोई नहीं है आपके पास, टिकट देने के लिए बंदे ही कोई नहीं है, आप बंदे ढूंढ रहे हैं कि किसे टिकट दें, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि पीटीआई बतौर नेशनल पार्टी इन द अपकमिंग इलेक्शंस दोबारा इवॉल्व हो? सही, सियासी जमातें ऐसे खत्म नहीं होती। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत थी अभी पंजाब असेंबली में 7 सीटों वाली, 10 सीटों वाली इससे पहले, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में वही हैसियत रहेगी? क्या आज उनको अपने हालात पंजाब में बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे, जिस तरह से भी नजर आ रही? तो सियासी जमातें ऐसे खत्म नहीं होती। क्या मुशर्रफ के दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमने लोगों को टूटते हुए नहीं देखा? वो तो डिक्टेटर तोड़ रहा था। यहाँ तो ये जमहूरी हुकूमतों का दबाव तोड़ रहा है ना, तो वो तो डिक्टेटर तोड़ रहा था। तो हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं नाम नहाद जमहूरी हुकूमत को एक डिक्टेटर के साथ। मुझे इस पर भी ज्यादा हैरत है। और साथ भी जो अभी शैला आपा शायद बता देती हैं, अच्छी बात थी कि जैसे भी रहे 11 साल जेल में, वो अलग बात है किसने रखा, उन्होंने कहा तो बता देती, जबान किसने काटी थी बता देती। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया जरदारी साहब के साथ, शर्मिला फारूकी साहिबा से पूछा जाए कि उनके साथ, उनके वालिद के साथ, उनके खानदान के साथ क्या क्या हुआ, तो ये लोग ये दास्तानें सुनाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात साहब की किताब में लिखा हुआ है कि मियां साहब ने कहा था जरदारी साहब पे मुनशियात का केस डाल दो, ये किताब में लिखी हुई हकीकत। ऐसे ही सियासत की जैसे राना सनाउल्लाह के साथ हुआ था, ऐसे ही सियासत की। ये हमने खत्म की है रिवायत कि हमारे दौरे हुकूमत में सिर्फ काजमी साहब थे, जिनको अभी आप लोगों ने सिंध में हर चीज के लिए बेहतरीन शहबाज स्पीड के साथ वेलकम किया, उनके खिताबात के साथ, तो आप लोगों ने किया ना। तो ये हमारी सियासत रहता है। दूसरा मैं आपसे नंबर हुआ था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया था या मुश्तइल अफराद ने किया था? 4000 गाड़ियां सिंध की सड़कों पर चली थी, 3 दर्जन के करीब एटीएम जो है वो उखाड़ लिए गए थे, सैकड़ों दुकानें, मॉल्स लूट लिए गए। तारिक साहब एक अर्ज है कि उसका ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कराची में ही थी जब ये हुआ था 2007 में, जब ये बड़ी बदकिस्मत शहादत हुई थी बीबी शहीद की, और जो एक हालात थे हम तमाम को पता है, हम तमाम अपने घरों में महसूर थे, इसमें कोई शक नहीं। हैदराबाद भी ऐसे ही था, कराची भी ऐसी था। वो सिर्फ ये डिफरेंशिएट करते हैं कि जी फौजी तंसीबात पे हमले करना या म्यूटनी की बात करना, इस तरह की चीजें नहीं देखी हमने पहले। ये फौज जो है ना, ये शहादत और गिरफ्तारी में तो फर्क है ना, इंतहाई मोहतरम है ये फौज। हाँ, और शहादत थी और गिरफ्तारी, शहादत और गिरफ्तारी में तो फर्क है ना। लेकिन ये फौजी तंसीबात के अल्फाज के साथ बार बार कहते, ये कौमी खजाने से बनाई गई चीजें, ये कौमी तंसीबात हैं, ये कौमी तंसीबातें। और शहादा की जो मॉन्यूमेंट हैं जिसमें उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, आपने उनपे मारा, और कौमी खजाना जो है वो नफरत है जो उनके साथ किया गया है, सिर्फ काबिल मुजम्मत है, काबिल नफरत है। मैं तो हमेशा बात करता हूँ कि जिन लोगों का जज्बा शहादत है, खजाने से किसी को एक अहमियत पेश की गई है उनकी खिदमात पे, कफन के साथ ताहशर में जिंदा रहूं अपने वतन के साथ, ये जज्बा उन लोगों के लिए हमारा है और होना चाहिए। बिल्कुल नहीं तारिक साहब, वो बात सही है, लेकिन ये कि उसके इल्जाम भी अलग अलग लोगों पे आ रहा है ना। पहले एजेंसीज पे कहा गया खान साहब की तरफ से, फिर आईटी का कहा गया, फिर जो इंटरव्यू परसों था उसमें कहा कि वो तो मॉब था, मेरे वर्कर्स थे, मैं तो नहीं था। तमाम फाइंडिंग्स थी, रुकिएगा मोना, एक तस्वीर है उसमें तमाम। फैसलाबाद में जो हमला हुआ, फैजुल्लाह कमोका का नाम, तस्वीर और कितने लोगों से फैजुल्लाह कमोका जियो फेंसिंग के नतीजे में राब्ते में थी, तमाम तफसीलात आ गई। जी जी, फैजुल्लाह कमोका को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल लिए। हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो निकल लेगा, ये होगा। ये बात सही है, ये पॉइंट वैलिड है कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने अगर इतने संगीन जराइम किए हैं तो आप धुल तो नहीं जाएंगे। महमूद मौलवी साहब भी मुझे चूंकि ज्वाइन कर रहे हैं इस पूरी बात में। महमूद मौलवी साहब, अब चूंकि आपके ऊपर, सर वेलकम टू द प्रोग्राम, शैला साहिबा मेरे साथ हैं, तारिक मतीन है, वजाहत मसूद है, सब आपको सुन सकते हैं। ये फरमाइएगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि आपके जो आपने कहा था, जो लोग एक फहरिस्त आप लोगों ने गिनवाई थी कि ये इन लोगों से हम लोग राब्ते में हैं, आपकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन सबने ट्वीट करके इनकार कर दिया कि आपके साथ कोई राब्ता नहीं चल रहा उनका। तो गोया ये कि आप उनको मिलाकर एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं अंडर शाह महमूद कुरैशी, और क्या आपका असद उमर साहब से भी कोई राब्ता हुआ है? मतलब आपको किसी से हाँ भी मिल रही है या हर कोई आपको इनकार कर रहा है? सर प्लीज। देखिए, एक चीज में बता दूं, हमने कम से कम, मैंने कभी नहीं कहा
کہ میرے کو ہاں مل رہی ہے نہ مل رہی ہے. ہاں. میں اپنے اسٹیٹمنٹ یہ ہم گئے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی اور بہت سے لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ دیکھیں نا ہمارا پارٹی کے بہت سے لوگوں سے ہمارے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں دوسرے لوگ بھی بات کر رہے ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی بات کر رہے ہیں, علیم خان صاحب بھی میجر رول پلے کر رہے ہیں, وہ بھی کچھ لوگوں کے بات کر رہے ہیں, اور چودھری سرور صاحب بھی بات کر رہے ہیں. اور یہ میں کل بھی کہہ رہا تھا, یہ 3 دن میں یہ انفولڈ ہوگا اور یہ بہت ساری چیزیں سامنے. جی, اس میں سے 1 دن تو گزر گیا ہے جی, تو گویا 2 روز بچے, انشاءاللہ 2 دن اور بچے ہیں, یہ چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی. تو میں کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا ہوں جس کے اوپر بڑا عجیب ہو. مطلب دیکھیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مشاورت کرنا اور باتیں کرنا تو میں نے کہا ہر ایک کا حق ہے. جی جی, لیکن آپ سے رابطہ ڈینائی کیا نا, یہ میرا عرض ہے کہ اسد کیسر صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا, حماد اظہر نے کیا, سب نے کہا کہ بھئی ہم اپنے جہاں پر تھے وہیں پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم اپنی پارٹی اپنی لائلٹی کے ساتھ ابھی بھی ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیں ہم نے تو کبھی میرے خیال سے کوئی اسٹیٹمنٹ ہم میں سے کسی نے نہیں دیا کہ جی انہوں نے پارٹی چھوڑ دیا یا وہ لائل نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا, ہماری دیکھیں آپ اس کو بات, ہم نے کیا کہا کہ ہماری بات ہوئی ہے لوگوں سے, ہم نے کسی اسٹیج پہ نہیں کہا کہ ہم نے کسی کو کہا کہ وہ ڈس لائل ہو جائے یا وہ ہمیں جوائن کر لے یا کسی کو چھوڑ دے. مطلب دیکھیں باتیں ہوئی ہیں. صحیح, آئی گاٹ اٹ. آپ نے کہا کہ آپ نے اس طرح سے کہا ہے, آپ نے اپنے جملے کی مزید وضاحت کی جو آپ نے اس وقت پریس ٹاک کے دوران کہا. صرف اتنا فرما دیں سر کہ افاقہ کیا چیئرمین بدل دینے پر ہے, پی ٹی آئی کا چیئرمین بدل دیں, کیا وہ بہتر ہے؟ کوئی ایک ایسی پاسبلٹی بنتی ہے کہ یہ تمام تر لوگ واپس چلے جائیں؟ کرنل ہاشم ڈوگر بھی کچھ روز پہلے پریس ٹاک اپنی ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ کافی لوگ واپس جا سکتے ہیں جو نکلے ہیں اگر کوئی اور چیئرمین بن جائے, شاہ محمود چیئرمین بن جائے, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ نیا اتحاد بنے تو وہی چلے گا, اس کے علاوہ نہیں. دیکھیں یہ میں آپ کو پھر بتا دوں, جو انشاءاللہ 48 گھنٹے میں یہ بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کس سمت میں جا رہا ہے. اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کہا نا 2-3 لوگ ایشو وہ چل رہے ہیں, مذاکرات چل رہے ہیں, اس میں علیم خان صاحب کافی ایکٹیو ہے, جہانگیر ترین خان صاحب ہیں, چودھری سرور صاحب ہیں. تو وہ سر برا تو نہیں بنا رہے, وہ کہتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے, آخری جملہ آپ سے میرا یہ عرض ہے, میں پھر بریک پہ جا رہی ہوں اور پھر دیگر سے بھی ویوز لیتی ہوں, کہ وہ برا تو نہیں بنا رہے کیونکہ علیم خان صاحب یا جے کے ٹی یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ لوگوں نے لوٹا کہہ کے مخاطب کیا تھا جب پچھلے دور حکومت, جب یہ خان صاحب کا نو کانفیڈنس ووٹ والا ٹائم گزر رہا تھا, تو بڑے بلو دا بیلٹ سٹیٹمنٹس آپ نے ان لوگوں کے خلاف دیے تھے. تو یہ سب جو ہے وہ بائی گونز ہو گئی ہیں اور معافی تلافی ہو گئی ہے, آپ لوگوں میں سیٹلمنٹ ہو گئی ہے. دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ دیکھیں میں یہ تو یہ نہیں کہوں گا کہ کسی سے سیٹلمنٹ ہوئی ہے کیا ہوا ہے, مگر یہ میں آپ کو ضرور کہہ دوں کہ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں وہ ویسے کلیئر نہیں ہے. 48 گھنٹے اور آپ دیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور میرے کو دیکھیں, میں اس کے اوپر کیونکہ آلریڈی میں کمیٹڈ ہوں کہ اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دوں, اسی لیے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں 48 گھنٹے میں بہت ساری چیزیں انفولڈ ہوگی کہ کس کے پاس کتنے ہیں. لیکن آپ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس 50 آدمی ہے میرے ساتھ ہے, کچھ کہتے ہیں میرے وہ ساری سامنے آ جائیں گی. اچھا محمود صاحب, آخری ایک بات یہ فرما دیں کہ آپ لوگوں نے تو ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہم بریک لے رہے ہیں, فواد صاحب نے بھی کہا تھا, عمران اسماعیل صاحب نے اس حد تک کہا تھا میری آخری پریس کانفرنس ہے زندگی کی سیاسی, تو یہ دوبارہ آ گئے, تو کیا موٹیویشن تھی واپس آنے کی اتنی جلدی کچھ روز بعد؟ دیکھیں آپ کو دیکھیں نا, بدقسمتی سے سیاست میں ہر چیز جو ہے وہ آخری لفظ نہیں ہوتا ہے. اچھا, حرف آخر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, حرف آخر نہیں ہوتا, میری اردو ذرا کمزور ہے, پکچر ابھی باقی ہے یعنی. ہاں, حرف آخر نہیں ہوتا. صحیح ہے, چلیے بہت شکریہ, تھینک یو فار اسپیکنگ ٹو اس. ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس اپنے پینل کا رخ کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے محمود مولوی صاحب نے تقریباً ہر بات پہ کہا کہ بھئی صبر کرو, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. وجاد صاحب, یہ کون سا صبر ہے اور 48 گھنٹوں بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو کوئی توقع ہے یا آپ کو لگتا ہے ایسے ہی 48 گھنٹے بھی گزر جائیں گے, وہیں پر ہم کھڑے ہوں گے جہاں آ جائیں؟ میں ابھی بھی 2 باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی محترم طارق صاحب نے 2007 کا کچھ اشارہ دیا تھا, میں اس میں یاد دلا دوں کہ بغیر کسی توقف کے, بغیر کسی ایون ایک لمحے کے توقف کے, آصف زرداری صاحب نے کہا تھا پاکستان کھپے. اس میں
और इमरान खान साहब के इजहार मजम्मत की जो लिजलिजापन है वो फर्क वाजे है। एक दूसरी बात ये कि ये जो हमारे मौलवी महमूद साहब हैं और दीगर जो उनके अहबाब हैं, ये पाकिस्तान की इटर्नल पेरेनियल किंग्स पार्टी हैं। तो किंग्स पार्टी की जरूरत मैं अर्ज की तो वो तो रहेगी, जिनको पाकिस्तान की में जमहूरियत में शफाफियत नहीं चाहिए। मुझे जिस बात पे अफसोस हो रहा है वो ये है कि जो ये बदनुमा वाकयात हुए हैं उनके नतीजे में मेरी नजर में सियासी मंजर पे जमहूरी कुफ्तों का किरदार कमजोर हुआ है और अनफॉर्चुनेटली कुछ रिहैब हुई है इसी तरह के अनासिर, गैर जमहूरी अनासिर ने उनको तो मैं कहता हूँ उनका ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग हैं जो अयूब खान के वक्त से कहते आ रहे हैं कि हम तो हल्के की खिदमत करने वाले लोग हैं, गोया इनका हल्का जो है वो पाकिस्तान में कुछ जजीरा है, कटा हुआ बाकी पाकिस्तान से। ये कौमी सियासत आपने सुना सर वो वजाद साहब अभी महमूद मौलवी साहब कह रहे थे सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। अगर हमने कह दिया था कि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सीरियसली ले लिया तो फिर आप एब्सोल्यूटिज्म से क्यों काम लेते रहे इतने बरस? आप तो कहते थे दूसरों को चोर और डाकू। सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, ये दो धारी तलवार है। ये दो धारी तलवार है कि गोया इसी का आप इसको चाहें तो मौका शनासी कह लीजिए, चाहे तो मौका परस्ती कह लीजिए। नहीं होता तो इसीलिए इमरान खान साहब ने 2002 के रेफरेंडम में, उसके बाद इंतखाबात में साथ दिया था डिक्टेटर का। 2006 तक जो है वो असम्बली के रुकन रहे। तो बताएं ना कि उन्होंने कब जो है वो अमरीत की मुखालफत की थी। उन्होंने 2007 में तब की थी जब मुशर्रफ के जब वोट डाला था उनको प्रेसिडेंट के लिए, जो वोट दिया था वो उन्होंने फजलुर रहमान साहब को दिया था। वोट डाला था अक्टूबर 2007 में जी, इन्होंने प्रेसिडेंट के लिए वोट डाला था। वो रेफरेंडम में जो है वो जलसों में शरीक होते थे। वो और उन्हीं की तरह के एक और साहब थे, अल्लाह उनको अब जन्नत में जगह दे, तारक अजीज साहब। वो भुट्टो साहब के साथ भी थे, वो ज़ियाउल हक के साथ भी थे, वो मुशर्रफ के साथ भी थे। तो ये इस स्पीशी को जो है वो हमें पहचानते रहना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत का तालाब मजीद गदला होगा। ये कलेक्टिव लॉस है सबके लिए, आप कहते हैं। शैला साहिबा की तरफ लास्ट मिनट कुछ कहना चाह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी तारिक मतीन से कि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को पीछे किया जाता रहा। हम यही तो समझा रहे हैं कि हम खड़े रहे क्योंकि हमारे पास नजरिया था। हमें थर्ड ऑप्शन के तौर पे नहीं लाया गया था कि थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाते। अब मैं बात कर लूं, RTS नहीं बिठाया गया था। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा। ना ही मैंने परवेज मुशर्रफ की अभी तो किताब का हवाला नहीं दिया कि हम इमरान को 40 सीटें देना चाहते थे, वो 100 मांग रहे थे। हमने साबित किया कि हम 16 मेंबर के साथ बेनजीर भुट्टो अपोजिशन में बैठे और बाद में वजीर। तो ये होता है, आप किसी से उठा के पूछ लेंगे इमरान की सियासत को कंडेम किया गया है कि उन्होंने एज ऑपोजिशन नहीं बैठना शुरू किया, जिसको आप नाम नेहाद जमहूरियत कह रहे हैं। इसी अदालत ने इसको लेजिटिमाइज किया है। दूसरी बात ये है वो ये है, बस मैं आखिरी बात ये कहूंगी कि इमरान इस्माइल पे क्योंकि हम चल रहे हैं कि उन्होंने गाना गाया था नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, तो वहां पे इसलिए आए थे। जी एक जुमला सिर्फ तारिक साहब, मैं एंड कर रही हूँ फिर। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, वजाहत साहब ने खबर दी थी 9 अप्रैल को इमरान खान साहब निकाले गए थे इख्तियार से। 10 अप्रैल को इनका ट्वीट था कि इमरान खान के चेहरे पर एक नाखुशगवार मुलाकात के तासुरात एक हफ्ता बाहर नहीं आएंगे, और इमरान खान साहब अगले रोज बाहर आ गए थे। और वो खबर BBC की भी और वजाहत साहब के पुराने ट्वीट्स निकाल लिए गए। मैं अपनी राय पे कायम हूँ। अगर कोई लीडर सर पे बाल्टी उठा के अदालतों में आ गया, मैं अपनी राय पे कायम हूँ। वक्त इतना ही है, वरना इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में। नाजरीन बहुत दिलचस्प बात थी। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।